हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 दीवानों की हस्ती। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। बच्चों, इस कविता में कवि ने स्वयं को एक मस्त मौला व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि सांसारिक बंधनों में बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, वे जगह जगह घूमना चाहते हैं, लोगों पर अपना प्यार लुटाना चाहते हैं। कभी जहां भी जाते हैं खुशियां बांटते चलते हैं, मस्ती का माहौल बनाते चलते हैं। कभी सबके सुख दुख को समान भाव से देखते हैं। चलिए देखते हैं कवि की कल्पनाओं में क्या है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, हम मौज मस्ती में रहने वालों का क्या अस्तित्व है, क्या वजूद है। हस्ती का मतलब है अस्तित्व, वजूद। आगे क्या कहते हैं कवि, आज यहाँ कल वहां चले, हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, आलम यानी कि माहौल, जन समूह, झुंड साथ चलता है। हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं तो शांत और मौन रहकर आगे नहीं बढ़ते, हम नाचते गाते मस्ती में झूमते धूल उड़ाते चलते हैं, यानी किसी बात की परवाह नहीं करते हैं। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, हम एक जगह नहीं ठहरते हैं, आज यहाँ है कल कहीं और। हम जहाँ भी जाते हैं ढेर सारी खुशियां लुटाते हैं, मस्ती का आलम यानी माहौल, जन समूह, झुंड हमारे साथ चलता है। हम दीवाने किसी बात की चिंता नहीं करते, हम बेफिक्र होकर मस्ती से झूमते धूल उड़ाते चलते हैं, अर्थात हर हाल में खुश रहते हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, अभी अभी तो खुशी बनकर आए थे। उल्लास का मतलब है खुशी, यानी कि कभी जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियों का माहौल बन जाता है। फिर आंसू बनकर बह चले अभी, फिर हम आंसू बनकर बह चलते हैं, यानी कि वहां से निकल जाते हैं, लोग उदास हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए, फिर सब कहते हैं, जब हम वहां से चलते हैं तो लोग हमें याद करते हुए कहते हैं, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। फिर लोग क्या कहते हैं, आप क्यों आए थे, किस लिए आए थे और अब कहाँ चले गए। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं हम जहाँ जाते हैं वहाँ खुशी बनकर जाते हैं, यानी कि वहाँ पर खुशी का माहौल बन जाता है, और जब वहाँ से जाते हैं तो लोग उदास हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करते हुए कहते हैं कि अरे तुम किस लिए आए थे और अब कहाँ चले गए। अगली पंक्तियां देखेंगे। कवि क्या कहते हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले, अर्थात चलते समय लोग पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो कवि क्या कहते हैं, यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर क्या है, चलना है बस इसलिए चले, हमें तो बस चलना है, चलते रहना है, बस इसलिए चले जा रहे हैं। उसके बाद क्या है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से यानी संसार से, जग मतलब संसार। हम संसार में जहां भी जाते हैं जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है, यानी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, हम उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। फिर क्या है, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी जग यानी संसार, संसार को अपना कुछ दिए चले और आगे चलकर वही ज्ञान संसार में बांटते चलते हैं। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हम दीवाने एक जगह ठहरते नहीं हैं, यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, मुझे बस चलते जाना है,
इसलिए मैं चलता रहता हूँ। चलते चलते इस संसार में मुझे जो अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, उन्हें मैं ग्रहण कर लेता हूँ और इस संसार से सीखा हुआ वही सब कुछ दूसरों में बांटता चलता हूँ। इसलिए मुझे बस चलते रहना है। अगली पंक्तियां देखते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी। कभी कहते हैं हम जहां भी जाते हैं लोगों से घुल मिलकर खूब बातें करते हैं। दो बात कही यानी कि दो बातें हम अपनी कहते हैं और दो बातें उनकी भी सुनते हैं, हम उनसे खूब बातें करते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ हंसते हैं, जो हंसी की बातें होती हैं उन पर हम हंसते हैं, और फिर कुछ रोए यानी कि जो दुख की बातें होती हैं उन पर हम रो लेते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक कर यानी कि जी भरकर, सुख दुख के घूंटों को जी भरकर एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। हम एक भाव से पिए चले। हम एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझते हैं और आपस में बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कभी कहते हैं हम जहां भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनसे खूब बातें करते हैं। दो बातें अपनी कहते हैं, दो बातें उनकी सुनते हैं। कुछ हंसते हैं फिर कुछ रोते हैं, यानी जो हंसी की बातें होती हैं उन पर हम हंसते हैं और दुख की बातें होती हैं उन पर हम रो लेते हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख को समान भाव से देखते हैं, अर्थात दूसरों के सुख दुख को अपना समझते हैं। हम जी भरकर एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगली पंक्तियां देखेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कभी कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि भिखारियों की दुनिया में। कभी ने भिखारी क्यों कहा है? क्योंकि इस दुनिया में लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, अपना स्वार्थ हल करना जानते हैं। लोग स्वार्थी हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहा है कवि ने? हम भिखमंगों की दुनिया में। हमें पता है कि लोग स्वार्थी हैं, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं कवि? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद यानी कि दिल खोल कर कभी प्यार लुटाते हैं। क्या करते हैं कभी? स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। उन लोगों पर प्यार खुलकर लुटाते हैं ताकि लोग खुश हो जाएं, फिर भी लोग उदास हो जाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कभी फिर भी असफल हो जाता है। फिर कभी कहते हैं हम एक निशानी सी उर पर, हृदय पर असफलता का भार यानी कि बोझ लेकर चलते हैं। कभी कहते हैं हम असफलता की एक निशानी अपने हृदय पर बोझ की तरह लेकर चले जाते हैं। भार यानी बोझ की तरह लेकर जाते हैं। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कभी कहते हैं कि हम इस भिखमंगों की दुनिया में, यानी कि भिखारियों की दुनिया में, स्वार्थी लोगों की दुनिया में, जो कि कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, सिर्फ स्वार्थ हल करना चाहते हैं, हम ऐसे भिखमंगों पर दिल खोल कर अपना अनमोल प्यार, खुशियां लुटाते हैं, क्योंकि हम सभी को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपने उद्देश्य में असफल हो जाते हैं। मैं इस असफलता के लिए किसी दूसरे को दोषी नहीं मानता, अतः इस असफलता का भार अपने दिल पर लेकर आगे बढ़ जाता हूँ। अगली पंक्तियां देखेंगे। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी कहते हैं इस दुनिया में ना कोई मेरा अपना है, ना कोई पराया है, मेरे लिए सभी समान है। आबाद रहे रुकने वाले। कभी कहते हैं जो मेरे साथ चल रहे थे वो भी खुश रहें, जिन्हें अपनी मंजिल मिल गई है और वो वहीं रुकना चाहते हैं, तो रुकने वाले भी आबाद रहें, यानी कि खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी कहते हैं इन सांसारिक बंधनों में, अर्थात मोह माया में बंधकर नहीं रहना चाहता। हाँ, अब तक मैं स्वयं बंधा था। कभी कहते हैं
हम स्वयं बंधे थे, अभी तक मैं स्वयं बंधा था, खुद से बंधा था, और स्वयं यानी कि खुद से हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम ये सारे बंधनों को तोड़कर जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ठहरना नहीं चाहते हैं। अर्थ देखेंगे, कभी कहते हैं कि इस दुनिया में ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, अर्थात मेरे लिए सब समान है। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वह भी खुश रहे, जिन्हें अपनी मंजिल मिल गई है वह वहीं रुकना चाहते हैं, तो रुकने वाले भी आबाद रहे, यानी खुश रहे। कभी कहते हैं कि इन सांसारिक बंधनों में अर्थात मोह माया में बंधकर नहीं रहना चाहता। अब तक मैं स्वयं बंधा था, अब इन बंधनों में बंधकर नहीं रह सकता। मैं खुद इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते रहना चाहता हूँ, क्योंकि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये थी प्यारी सी कविता दीवानों की हस्ती। अब प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कविता से, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर में हम लिखेंगे, कवि जहाँ भी जाता है वहाँ मस्ती का आलम यानी माहौल बन जाता है। लोग उनसे मिलकर खुश हो जाते हैं, परंतु मौज मस्ती में रहने वाला कवि जब वहाँ से जाता है तो लोग उदास हो जाते हैं, उन्हें दुख होता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। अतः कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर में हम लिखेंगे, भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि इस दुनिया में लोग स्वार्थी हैं। लोग धन दौलत प्यार दोस्ती सब कुछ लेना जानते हैं, देना नहीं। कवि ऐसे लोगों पर ढेर सारा प्यार खुशियां लुटाता हुआ चलता है, परंतु जैसे ही कवि आगे बढ़ता है लोग फिर उदास हो जाते हैं। अतः लोगों को खुश रखने के उद्देश्य में कवि असफल हो जाता है। लेकिन कवि अपनी इस असफलता का दोषी किसी और को नहीं मानता, वह स्वयं अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जा रहा है। इसमें कवि की निराशा प्रकट हो रही है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? अगला प्रश्न क्या है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर में हम लिखेंगे, कवि के जीने का अंदाज, अर्थात जीवन के प्रति कवि का दृष्टिकोण मुझे अच्छा लगा। कवि मौज मस्ती के साथ जीने में विश्वास रख करता है। वह सबके साथ मिलजुल कर रहता है, सुख दुख बांटता है तथा खुशियां लुटाता चलता है। कवि का यही अंदाज मुझे अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के लिए चर्चा कीजिए। प्रश्न क्या है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए यानी मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो जो मस्ती है वो हानिकारक कब हो जाती है? ये सहपाठियों के बीच चर्चा करनी है आपको। चलिए उत्तर में लिखते हैं, जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए। जीवन को खुशी से जीना चाहिए। जब हम किसी शादी विवाह या अन्य समारोह में शामिल होते हैं तो हमें वहां पर उदास होकर एकांत में बैठकर समय नहीं बिताना चाहिए, बल्कि मस्ती के अवसर का आनंद लेना चाहिए। लेकिन मौज मस्ती में जब कोई अपनी सीमाओं को भूल जाता है तो वह मस्ती हानिकारक हो जाती है। ध्यान रहे, हमारी मस्ती किसी के लिए मुसीबत का कारण ना बने तथा किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। हमें मर्यादाओं में रहकर मौज मस्ती करनी चाहिए। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनुमान और कल्पना। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यहाँ फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं वो अन्य पंक्तियां। पहली पंक्ति है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ कवि के आने से खुशी आती है तो उसके चले जाने से दुख भी होता है।
दूसरी पंक्ति है, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ कवि को संसार में जो अच्छा लगा उसे ग्रहण किया और वही ज्ञान दूसरे को देते चला, यानी इस संसार से लेना भी है और इसी संसार को देना भी है। उसके बाद तीसरी पंक्ति, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहाँ कभी दूसरों से बात कहता है तो उसकी बात सुनता भी है, उसके सुख से हंसता है तो उसके दुख से रोता भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की बात। संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर यानी जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। हम अन्य शब्द लिखेंगे। पहला है दिल खोलकर, उसके बाद जी भरकर, उसके बाद मस्त होकर, उसके बाद खुश होकर। तो ये था आपका पाठ दीवानों की हस्ती। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।